वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन अवर ऑनलाइन क्लासेस। आज की जो ऑनलाइन क्लास है हिस्ट्री की, वो ऑनलाइन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट्स बातें बताना चाहती हूँ। पहले आप उसको समझिए। लास्ट सेशन में जो हिस्ट्री की वीडियो थी, उसमें मैंने आपको इनकलाबी सरगर्मियों के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो वीर सावरकर है उन्हें काले पानी की सज़ा हुई थी। और मैंने आपको सवाल किया था कि काले पानी की सज़ा के लिए वो जेल कहाँ पर आया हुआ है, और आपको कमेंट में बताना था। कमेंट तो आई, लेकिन इससे ये पता चलता है कि आपने वीडियो देखा लेकिन आपने वीडियो को समझा नहीं। यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है वो है ज़ोया खान। सिर्फ एक स्टूडेंट है जिनके कमेंट देखकर मुझे यूँ लगा कि हाँ, स्टूडेंट एक्टिव है और रियली ऑनलाइन क्लास का वो सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। बिकॉज़ ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास, बोर्ड के एग्ज़ाम तो आपको देने ही है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से वीडियोस का फ़ायदा उठाते हैं और उनके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। इससे ये बात तो साबित हो गई कि आपने वीडियो देखा लेकिन उसको समझा नहीं। बिकॉज़ अगर आप उसको समझते, पढ़ते उसको, तो आपको पता चलता कि मैंने आपको कौन सा सवाल किया था। मैं हर सेशन में आपको एक सवाल दूँगी, आपको कमेंट में उसका जवाब देना है, जिससे मुझे पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा कि आप कितने एक्टिव हो। सो प्लीज़, आपको बोर्ड के एग्ज़ाम देने ही है, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, तो सही तरीके से पढ़ो ताकि बाद में आप बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाओ, तैयार हो जाओ कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम तो देने ही है। अगर आप इन चीज़ को इतना लाइटली लोगे तो इन फ्यूचर प्रॉब्लम आपको होगी। तो अभी से एक्टिव रहे, अवेयर रहे और वीडियो को देखे, समझे, पॉइंट लिखे और जो भी पूछा जा रहा है उसका आप जवाब दें। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से ये बात को आपको याद रखना है। और दूसरी ख़ास बात ये कि आपका सिलेबस को आपको आई थिंक PDF तो मिल चुकी होगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि जो 30% सिलेबस है वो आपका कम हुआ है। तो उसमें हिस्ट्री के कौन से चैप्टर कम हुए हैं ये भी उसमें बताई हो, आपको वो टिक करना है और उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और ज़्यादा इजी वे में आपको बताने के लिए मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियोज़ है उसको समझिए और लिखिए नोट में, क्योंकि यह आप हिस्ट्री में जितना पढ़ोगे उतना आपका 1 बाय 1 वो चीज़ें तैयार होती रहेगी। आप एक साथ उस चीज़ को करने जाओगे तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम होगी। सो प्लीज़ पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ऑनलाइन क्लासेस से आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो, स्टॉप करके भी समझ सकते हो, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस सेशन में। चैप्टर नंबर 9, 8वें चैप्टर तक के हमने समझा कि किस तरह से आज़ादी के लिए लोगों में जो बेदारी आई थी, उससे कांग्रेस की हिंदी राष्ट्रीय महासभा की स्थापना हुई थी, बुनियाद डाली गई थी। उसके बाद कांग्रेस में तकसीम हो गए, कांग्रेस की तकसीम हुई। उसके बाद फिर कांग्रेस एक हो गई लखनऊ मुआहदे में। वहाँ पर जो हिंदू और मुस्लिम की एकता टूट गई थी, वो लखनऊ मुआहदे में फिर से एक हुई। और अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से आज़ादी के लिए लोग आगे बढ़े और कौन सी वो शख्सियत है जिन्होंने आज़ादी में अपना बहुत ही कीमती हथियार दिया है। वो हमें इस सेशन में, इस चैप्टर में नज़र आएगा। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है स्वराज्य माटे संघर्ष। उर्दू में कहे गए खुद मुख्तियारी स्वराज्य के लिए जद्दोजहद। 1919 से शुरुआत हुई तो 1947 पर यह ख़त्म हुई। और याद है कि हमें 1947 में आज़ादी मिली थी। तो ये पूरा जो चैप्टर है वो इसी के बेस पर है कि किस तरह से हम आज़ादी की राह पे गए और किन किन लोगों ने अपना कीमती हथियार आज़ादी की राह में दिया। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कुछ सन है, अगर आपको अंदाज़ा हो आप स्टॉप करके वीडियो को समझिए कि जो सन है वो किन किन चीज़ों के लिए, कौन कौन सी, मतलब इस सन के पीछे जो है वो हिस्ट्री क्या है। जी हाँ, 1757, 1764 और 1857, ये 3 हिस्ट्री की बहुत ही ज़्यादा कीमती डेट है, इसको हम कह सकते हैं। क्योंकि ये 3 डेट में जो हुआ था, ये सन में जो हुआ था, वो रियली एक ऐतिहासिक घटना थी। जैसे 1757 में हुई थी प्लासी की जंग, 1764 में हुई थी बक्सर की जंग
और ये दोनों जंग के बाद थी तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी सत्ता, अपनी जो भी हुकूमत यहाँ पर सही तरीके से कायम कर दी थी। लेकिन जब उनकी सत्ता को, उनकी हुकूमत को 100 साल हो चुके थे, उसके बाद 1857 में जो एक विद्रोह हुआ 1857 में, ये 3 चीज़ें हुई। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी हमने गांधी जी का जिक्र नहीं किया था। लेकिन अब जो 1919 से 1947 में हम बात करेंगे, अब यहाँ पर हमारे सामने गांधी जी की एंट्री होगी और यहाँ से शुरू हो गए गांधी जी के सच्चाई और जो उन्होंने अदम तशद्दुद का रास्ता अपनाकर जो उन्होंने आज़ादी हासिल की थी, उसमें कौन कौन से आंदोलन हुए, किस तरह से गांधी जी ने लोगों की मदद की, लोगों को बेदार करने के लिए काम किया, उनके साथ कौन कौन से और लोग जुड़े, इसको हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बुक सामने रखना है और उसी में से समझ के पढ़ना है और पॉइंट भी नोट डाउन करने हैं। ओके। महात्मा गांधी जी और हुसूल आज़ादी की तहरीक और उनके सत्याग्रह और अदम तशद्दुद के फ़िक्री नज़रियात, इसको हम समझते हैं। राष्ट्रपिता बाबा कौम और बापू के नाम से मशहूर मुअर्रिफ़ मोहनदास करमचंद गांधी की पैदाइश गुजरात में पोरबंदर के मुकाम पर हुई। गांधी जी की पैदाइश 1869 में पोरबंदर के मुकाम पर हुई थी। उन्होंने बरतानिया की यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। उसके बाद वो भारत आए। इसके बाद वकालत करने के लिए जनूबी अफ्रीका रवाना हुए। गांधी जी जब जनूबी अफ्रीका गए तो वहाँ पर नस्ली तासुब और समाजी ना बराबरी का मुकाबला, मतलब जब वहाँ पे गांधी जी गए जनूबी अफ्रीका में तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे नस्ल तासुब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जनूबी अफ्रीका में जो हिंदुस्तानी थे वहाँ पर उनकी हालत बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि वहाँ पर नस्ल तासुब बहुत ही ज़्यादा फैल चुका था। अब नस्ल तासुब क्या है? नस्ली तासुब यानी कि काला और गोरे के बीच में फ़र्क करना। इसमें यूँ होता था कि जो गोरे लोग होते थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा सहूलतें, उन्हें बहुत ही ज़्यादा अधिकार हासिल होते थे, हक़ हासिल होते थे, और जो काले रंग के लोग होते थे उन्हें हक़ से उन्हें कोई भी सहूलतें नहीं दी जाती थी, कोई हक़ नहीं दिए जाते थे। इस तरह से दोनों के बीच में ना बराबरी की जाती थी और नस्ल तासुब किया जाता था। यहाँ तक कि गोरे लोगों के लिए स्कूल, उनके बागीचे, उनके रहने सहने की जगह, प्लेटफॉर्म्स वगैरह में हर चीज़ अलग होती थी, और काले अवाम के लिए, जो काले रंग के लोग थे, उनके लिए सारी चीज़ें ऑपोजिट थी। ना तो उन्हें अधिकार दिए जाते थे, ना तो उन्हें सहूलतें दी जाती थी। तो इस तरह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नस्ली तासुब देखने को मिल रहा था, समाज में ना बराबरी थी। गांधी जी ने वहाँ पर अपनी सच्चाई और अदम तशद्दुद, अहिंसा, जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, गांधी जी बातों के ज़रिए अपनी कोई भी बात मनवाना जानते थे। तो इसीलिए उन्होंने अपनी सच्चाई अदम तशद्दुद की तहरीक शुरू की, और वहाँ पर भारत में जो अछूतों की हालत थी वैसी हालत जनूबी अफ्रीका में हिंदुस्तानियों की थी। उन्हें कोई भी इंसानी हकूक़ दस्तयाब नहीं थे। गांधी जी ने सच्चाई और अदम तशद्दुद के राह पर चलकर वहाँ पर जो नस्ली तासुब देखने को मिलता था उसे ख़त्म किया। वहाँ पर लोगों की हालत में, समाजी हालत में सुधार किया, और इसी तरह से गांधी जी ने अपनी सच्चाई और अदम तशद्दुद के राह पर चलकर भारत को आज़ादी दिलाई थी। 46 बरस की उम्र में गांधी जी जब भारत तशरीफ़ लाए तब हिंदुस्तानियों के दिलों में उनके लिए बेहद मोहब्बत का जज्बा था। उनके कामों की वजह से वो हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हो चुके थे। उसके बाद गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह व मशवरे से भारत भर में गश्त लगाई, और 1916 में अहमदाबाद में कोचरब आश्रम का क़याम किया। यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है, कोचरब आश्रम, यहाँ पर उन्होंने क़याम किया। उसके बाद अहमदाबाद में ही साबरमती आश्रम का क़याम अमल में आया। साबरमती आश्रम में यहाँ उन्होंने सत्य और अहिंसा को मामलात की सूरत देने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ अपने सच्चाई के तजुर्बात शुरू किए, और इस तरह से जब गांधी जी जब भारत में आए तो उन्होंने आवाम की आज़ादी के लिए जद्दोजहद शुरू की। और इसी के सिलसिले में गांधी जी जब भारत में आए तो उन्होंने 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट
जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से मज़दूरों को या फिर किसानों के लिए जो नाइंसाफ़ी की जाती थी, उसको अपने उस राह पे चलकर बहुत ही आसानी से इस मसले का उन्होंने हल किया। उन्होंने 3 टाइप के सत्याग्रह किए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद के मिल मज़दूर के लिए उन्होंने जो आंदोलन चलाया वो सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। ये 3 सत्याग्रह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो गांधी जी भारत में आए, भारत की आवाम ने गांधी जी से इंसिस्ट किया और गांधी जी ने उनकी जो अपने अलग और अनोखे तरीके से इन मसलों का हल किया। इसको हम नेक्स्ट सेशन में तीनों जो सत्याग्रह थे उन्हें 1 बाय 1 समझेंगे। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद के मिल मज़दूर का और खेड़ा सत्याग्रह कि इसमें एक्चुअल में हुआ क्या था। इसके पहले आपको वीडियो को पूरा देखना है, समझना है, और आपको कमेंट में एक और सवाल मैं आपको दे रही हूँ, उसका जवाब आपको देना है। और अब सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। सवाल मेरा ये है कि गांधी जी का जो शादी थी वो कौन सी उम्र में हुई थी और उनकी वाइफ का नाम क्या था। ये 2 एकदम सिंपल और इजी सवाल है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखना है बिना स्किप किए। ओके, थैंक यू।